हेलो, एनडीसी ईडीयू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में देखेंगे। पीरियोडिक टेबल आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में देखेंगे कि ये बनी कैसे, ज़रूरत क्या हुई, उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जैसे जैसे एलिमेंट फाइंड होना स्टार्ट हुए कि कभी एलिमेंट मिला, उसके बारे में डिस्कवरी हुई, स्टडी करना स्टार्ट किया, फिर बहुत सारे एलिमेंट हो गए तो उनको एक साथ याद नहीं रख सकते, तो एक अरेंजमेंट करना ज़रूरी था। तो सबसे पहले यही देखें कि हमें क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरी हुई कि एलिमेंट फाइंड हो चुके थे तो हम एलिमेंट के साथ रह सकते थे। कि जैसे क्लासिफिकेशन हमें क्यों ज़रूरी हुआ। मान लो कि आपके पास बहुत सारी नोटबुक्स है, बुक्स है, आप उनका अरेंजमेंट सही से रखोगे नहीं, पता चला कि एक छत पर पड़ी है, एक रूम पर है, हॉल में है, सही से अरेंजमेंट नहीं करोगे तो जब ज़रूरत होगी तो आप उसको देख ही नहीं पाओगे, मिल ही नहीं पाएगी। जो आप ढूंढ रहे हो कि हाँ ये नोटबुक कहाँ है, नहीं मिल पाई। या फिर कोई और सामान की बात कर ले, वैसे ही एलिमेंट है हमारे पास, बहुत सारे एलिमेंट हो गए, इनका अगर हमारे पास एक फिक्स अरेंजमेंट मिल जाए तो इनकी हम स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। सोचो, सोडियम है, लिथियम है, हमारे पास है तो सही, लेकिन पता चला कि एक कहीं और है, एक कहीं और है, किसी को नहीं याद रहेगा कितने एलिमेंट है। आज तक 120 एलिमेंट है हमारे पास, इतने को एक साथ याद करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, याद ही नहीं कर पाएंगे हम। तो इसके लिए एक अरेंजमेंट हो जाए हमारे पास कि हाँ इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ये रिएक्शन करते हैं तो सेम तरीके से रिएक्शन करते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैच कर रही है, तो उनको एक ग्रुप बना लें हम, किसी तरीके से रख लें तो वो याद हो सकते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखते हैं कि नहीं ये फैमिली मेम्बर है, तो हम फैमिली मेम्बर वालों को वही मैसेज करते हैं। दूसरे मेम्बर भी होते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं, फिर हम उनको दोस्ती वाले मैसेज भी करते हैं। इसी तरीके से एक अलग ग्रुप हो जाए जिसके अंदर हम सारी प्रॉपर्टीज़ मैच कर सकें, पढ़ सकें उसको आसानी से, तो वो याद रखने के लिए बहुत अच्छा मेथड हो सकता है, इसीलिए बनाए गए। तो क्लासिफिकेशन क्यों किया गया कि एक रेगुलर सही तरीके से स्टडी हो जाए उन एलिमेंट की, एक सही मायने के अंदर तरीके से हम स्टडी कर सकें, उनको याद रख सकें, उनके बारे में और डिस्कवरी कर सकें, इसलिए एक क्लासिफिकेशन की हमारे पास ज़रूरी हुई। अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अब भाई हम ग्रुप बना रहे हैं, जैसे मान लो व्हाट्सएप पे, तो मेंबर तो ऐड करेंगे ही, तो कोई ना कोई तो एडमिन होगा, वैसे ही कोई ना कोई अरेंजमेंट करेगा। तो सबसे पहले जो कोशिश की थी वो थे डोबेराइनर। डोबेराइनर ने सबसे पहले कोशिश की और उन्होंने बनाए ट्रायड्स, यानी उन्होंने 3-3 के ग्रुप बना लिए। 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रख लिया, 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रख लिया, और ऐसे नहीं रखे मन से उठा के कि नहीं ये अच्छा दिख रहा है इसको रख लेते हैं। एक तरीका होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मैच कर रही थी, उन्होंने सोचा हाँ ये प्रॉपर्टीज़ है मैच कर रही है, तो उनको इस हिसाब से रख लिया। तो अगर उनकी ट्रायड्स की बात करें तो सबसे पहले ट्रायड्स उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये रखा। और ये कैसे रखा इसका भी उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने ये बताया कि आपके पास ये दोनों जो एलिमेंट हैं लिथियम और पोटेशियम, यानी जो साइड में जो एलिमेंट रहते हैं, उनका अगर हम एटॉमिक मास देखें और उनका एवरेज लें तो ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। जैसे आपके पास इसका एटॉमिक मास 7 ले लिया, इसका 39 है, तो इनका अगर हम निकालें एवरेज तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये निकलेगा 23, और सोडियम का 23 मास होता है। तो ये उन्होंने करके देखा, सोचो कि आप भी कुछ कर रहे हो कि हाँ इस ग्रुप में मैं है, इसको ऐड कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और वो मिल जाए अरेंजमेंट, तो वो एक सही तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। वैसे ही उन्होंने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं, कुछ अलग भी मिलेंगे। इन्होंने उस टाइम पर जो एलिमेंट थे उनके 3 ट्रायड्स बनाए। फर्स्ट ट्रायड ये हो गया, सेकेंड ट्रायड उन्होंने बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक ट्रायड और बनाया उन्होंने, वो बनाया था मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, ये बनाया। हम और भी ट्रायड बना सकते हैं, अभी तो जो हमारे पास एटॉमिक मास का है मिलता जुलता सा मिल जाता है अप्रोक्सीमेट, लेकिन उन्होंने कितने ट्रायड्स बनाए थे, डोबेराइनर ने कुल 3 ट्रायड्स बनाए थे। इट मीन्स 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट को डाल दिया और 3 ट्रायड बनाया, तो 9 एलिमेंट को उन्होंने अरेंज कर दिया। उनकी थ्योरी क्या थी कि हम 2 एलिमेंट लें और ये साइड वाले हैं, अगर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, अगर इन दोनों का हम वो साइड में है एटॉमिक मास लें और उन दोनों का एवरेज निकालें, इसका मान लिया कि एटॉमिक मास A1 है
और इसका A2 है, तो इन दोनों का एवरेज जो होगा वो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलेगा अप्रोक्सीमेट, ये डोबेराइनर ने बताया। बट बाद में कुछ और भी फाइंड हुए एलिमेंट, तो वो इनके अंदर सेट नहीं हुए। अब आते हैं अलग अलग विचार के लोग भी आते हैं, हमारे साथ सेट नहीं हो पाते, तो फिर ये फेल हो गए, हमारा वहाँ बॉन्ड नहीं बन पाता। उसी तरीके से नए एलिमेंट जब फाइंड हुए तो फिर डोबेराइनर की जो थ्योरी थी ट्राइड्स बनाने की, वो वहाँ पर फेल हो गई। अब डोबेराइनर नहीं थे, अब वो फेल हुआ तो कोई नया बंदा भी आएगा जो नई सोच लेके आएगा। तो उसके बाद में आए थे न्यूलैंड, जिन्होंने ऑक्टेव रूल दिया था। अब सबकी अलग अलग सोच होती है, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल का वो देखते हैं। ये आए थे उसके बाद में न्यूलैंड, ये सारे के सारे विदेशी थे। ऐसा नहीं था कि किसी भारतीय ने कोई खोज नहीं की या किसी के बारे में रिसर्च नहीं की। यहाँ वाले क्या होते थे, पेटेंट करवाने का नाम नहीं जानते थे और वो चुरा के ले गए चीज़ें, ये भी है। दूसरा, अपने वालों को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो, यही चीज़ है। तो इसलिए सारे के सारे नाम जो भी मिलेंगे वो बाहर के लोगों के मिलेंगे, अंग्रेज़, जर्मन, फ्रेंच, ये सारे के सारे इटली के मिलेंगे, अमेरिका के मिलेंगे। भारत का इसमें बहुत कम नाम मिलेगा क्योंकि ऐसी चीज़ें है ही नहीं, बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट। तो इन्होंने रूल क्या दिया वो देखते हैं। इनका जो रूल था वो था ऑक्टेव रूल, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब अष्टक है तो इसका मतलब निकालें, अष्टक कोई संस्कृत का वर्ड लग रहा है, संस्कृत लैंग्वेज भाषा, तो उसका मतलब निकाले तो इसका मतलब 8 निकलता है, 8, तो वैसे निकाले। अब न्यूलैंड के बारे में देखें तो ये म्यूजिक के शौकीन थे, गाने वाले, अरिजीत सिंह नहीं, उस टाइम पे उनका वाला चला करता था, हमारे टाइम पे अब ये चला करता है। तो वो म्यूजिक के शौकीन थे। अब म्यूजिक के अंदर जो वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मेन, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा, ये होते हैं। इनमें एक चीज़ देख रहे हो आप, जब आप शुरू में म्यूजिक सीखने जाते हो ना तो आपको ये सिखाया जाता है पहले इसी की राग लिवाते सारे इस तरीके से। तो वैसे ही ये म्यूजिक के शौकीन थे, तो इन्होंने ये देखा कि ये सारे गा मा पा धा नी सा, इसके अंदर क्या हो रहा है, लास्ट वाला वर्ड देखो रिपीट हो रहा है। तो उन्होंने म्यूजिक के शौकीन थे, उसी से इंस्पायर हुए, तो वैसी चीज़ उन्होंने बनाने की सोची। तो इन्होंने जो अरेंजमेंट किया वो इस तरीके से किया कि जो लास्ट वाला एलिमेंट मिल रहा है, इट मीन्स 8 वाला, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो का वो मिल रहा है, प्रॉपर्टी मैच कर रही है। तो इन्होंने जो एलिमेंट है वो ऐसे ही अरेंज किए कि प्रॉपर्टी मिल जाए। खास बात, उस टाइम पर इनर्ट गैसेज फाइंड नहीं हुई थी, जो नोबल गैसेज हैं, अकेरी गैसेज, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, आज हम जिनके बारे में पढ़ते हैं वो उस टाइम नहीं थी, तो उनके लिए ईजी हो गया। तो उन्होंने कैसे अरेंज किया, लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद में इनर्ट गैसेज तो थी नहीं, तो उसके बाद में सीधा जो वर्ड आया वो आ गया सोडियम, यानी सोडियम यहाँ आके जो 8th वाला वर्ड रिपीट हो रहा है वो यहाँ हो गया सोडियम। अब सोडियम के बाद में कौन आता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब क्लोरीन आ गया, इनर्ट गैस नहीं थी, तो वो 8 वाला है वो यहाँ आएगा, क्या था, पोटेशियम और कैल्शियम। इतने एलिमेंट इनके पास थे, इन्होंने अरेंज कर दिए और इन्होंने कहा कि हाँ मैंने ये अरेंज कर दिए और अब आपको ये याद रखनी है। तो सोचो कितने लक्की थे वो बच्चे जो पढ़ा करते थे, यहीं तक पढ़ना होता था, एलिमेंट इतने ही थे, कितने मज़े थे, तैयारी करते थे, आराम से हो जाया करती थी, छोटी सी पीरियड टेबल है, याद कर लेते थे उसको। अब ये फेल क्यों हुए, और एलिमेंट आए, वहाँ पे इनर्ट गैस आ गई, तो इनका तो जो 8वां एलिमेंट बता रहे थे कि प्रॉपर्टी मैच करेगी, कि जैसे साउंड के अंदर सा रे गा मा पा दा नी सा, जो लास्ट 8th वाला वर्ड है वो रिपीट होता है, वैसे ही हम एलिमेंट को अगर अरेंज करें तो 1 to 7 तक एलिमेंट अरेंज होंगे और 8th वाला जो एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी 1 वाले से मैच करेगी। ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलेगा। इनका ये रूल था ऑक्टेव रूल, यानी 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच करेगा। ये बात कर ली इन्होंने। लेकिन उसके बाद में कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम आता है, एससी, टाइटेनियम, ये सब आते हैं। तो ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनसे प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर सकते, ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट है, तो ये फेल हो गए। दूसरा, इनर्ट गैसेज वगैरह अगर अरेंज करना चाहे न्यूलैंड के हिसाब से तो जमेगा ही नहीं, मतलब गलत तो ये भी थे।
तो ये हमें पढ़ाया क्यों जाता है? पहली चीज़ तो ये पता तो चले हिस्ट्री क्या है। हमें हिस्ट्री के अंदर चीज़ें पढ़ाई जाती है पुरानी, हमें उससे को मतलब नहीं होता है, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना कि था क्या शुरू में, जिससे हम आगे चल के आए हैं। तो धीरे धीरे इनकी बताया जाती है कि इन्होंने ऐसे अरेंज किया, वरना क्या ही काम में आएगा, ये कोई काम में नहीं आएगा स्टडी में, लेकिन ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, एजुकेशन सिस्टम है। तो न्यूलैंड क्या हुए, यहाँ पे स्कैंडियम आया और ये फेल हो गए, ये डी ब्लॉक वाले की वजह से। तो न्यूलैंड का रूल वहाँ पर आके फेल हो गया। ओनली 20 एलिमेंट जो थे वो ही अरेंज कर पाए, आगे के एलिमेंट अरेंज ही नहीं हो पाए। अब न्यूलैंड फेल हुए तो ना कोई नेक्स्ट आएगा। अब नेक्स्ट कौन आए थे वो देखते हैं। इसलिए कहते हैं जो भी रूल बनाया जाए ध्यान में रख के, फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाया जाए, अदरवाइज वो सही नहीं होगा। अब कोई ना कोई टैलेंटेड आदमी जन्म लेता है इतिहास में, सदियों में जन्म लेता है, तो एक और अच्छे साइंटिस्ट पैदा हुए, दमित्री इवानोविच मेंडलीव। उन्होंने पीरियड टेबल बनाई। नाम देखो, हिंदुस्तानी नहीं है, 3 साइंटिस्टों में एक भी मेंडलीव। मेंडलीव ने पीरियड टेबल दी। इन्होंने पीरियड टेबल दी वो कुछ अच्छे लेवल पर दी, तो इनको इसलिए हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इन्होंने जब पीरियड टेबल दी तो उस टाइम तक टोटल 63 एलिमेंट तत्व फाइंड हो चुके थे। टोटल उन्होंने अरेंज की, उस टाइम तक कितने हो चुके थे? टोटल 63 एलिमेंट फाइंड हुए थे। इसलिए ये कुछ इन्होंने अरेंजमेंट किया। इन्होंने क्या किया, कुछ ग्रुप बनाए ऐसे जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए, और कुछ इन्होंने हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। तो इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल बनाया उसको तो नाम दे दिया इन्होंने पीरियड, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई उसको तो नाम दे दिया पीरियड, और जो ये वर्टिकल बनाई इसको नाम दे दिया ग्रुप। पीरियड और ग्रुप, पीरियड हॉरिजॉन्टल यानी जो ये लाइनें हैं ना, बैठी हुई क्षितिज लाइनें वो है, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं उनको नाम दे दिया ग्रुप यानी समूह है। पीरियड का मतलब आवर्त। 63 एलिमेंट को अरेंज किया इन्होंने। टोटल 7 पीरियड बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। खास बात ये कि जब तक इन्होंने बनाया था उस टाइम पे नोबल गैसेज फाइंड ही नहीं हुई थी, अक्रिय गैसेज। नोबल गैसेज जो हैं अक्रिय गैस वो फाइंड नहीं हुई थी एक भी, तो इन्होंने अरेंज किया। उस टाइम नहीं हुई थी, ओनली 63 एलिमेंट थे। अब इन्होंने जो ग्रुप बनाए ना उनको भी सब डिवाइडेड कर दिया, सब ग्रुप बना लिए, ए ग्रुप और बी ग्रुप, इस तरीके से अरेंज कर दिया इन्होंने, कॉलम कर दिए। नोबल गैसेस थी नहीं, 7 पीरियड कर दिए। अब इनकी खास बात क्या है कि इनको फादर ऑफ पीरियड टेबल बोलते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन उस टाइम पे फाइंड हो चुका था, इन्होंने क्या किए, सब ग्रुप कर दिए, ए और बी ग्रुप बना लिए, पीरियड्स रख दिए 7। इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट फाइंड नहीं थे, जैसे जर्मेनियम फाइंड नहीं था, गैलियम फाइंड नहीं था, ये एलिमेंट फाइंड नहीं हुए थे अभी तक, तो वो थे, तो उनके बारे में इन्होंने प्रिडिक्शन दी। अब अगर हम इनका बेसिस देखें कि इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया मेंडलीव ने, तो वो देखते हैं। मेंडलीव ने सबसे पहले जो बेस माना वो क्या माना, एटॉमिक मास। इनका बेस था एटॉमिक मास यानी परमाणु भार, ये इन्होंने क्या माना, बेस माना। परमाणु भार को बेस माना, इन्होंने कुछ रूल दिया। इन्होंने ये रूल दिया कि अगर हम एलिमेंट लें और उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में अगर अरेंज करें, तो उनके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है। मतलब एक टाइम के बाद में वो वापस रिपीट होंगे। जैसे इन्होंने अरेंज किया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद में वापस आ गई सोडियम पर। इसका मतलब एक टाइम के बाद में वापस वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जैसे आप हाथ में वो लेते हो और घुमाते हो कुछ पत्थर बांध के, तो एक टाइम के बाद में वो रिपीट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर एक पीरियड के बाद में वो वापस क्या कर रही है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही है एलिमेंट की। वो पीरियोडिक फंक्शन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे और अरेंज करेंगे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से अरेंज किया। इन्होंने ग्रुप बना लिए, पीरियड बना लिए, नोबल गैसेज फाइंड नहीं थी, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। ये इनकी गलती थी एटॉमिक मास के रखने की, क्योंकि एटॉमिक मास फिक्स नहीं होता। फिर आइसोटोप वगैरह फाइंड हुए तो दिक्कत हुई, तो भी देखते हैं। सबसे पहले इनकी खूबियाँ देख लेते हैं, इनकी मिला क्या क्या, मेरिट्स,
यानी इनकी अच्छी बातें क्या क्या थी पीरियड टेबल की। सबसे पहले एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया ना, तो वो मेंडलीव ही थे। अरेंज कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट उस टाइम तक फाइंड नहीं थे, लेकिन इन्होंने जब अरेंज किया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, तो इन्होंने देखा गैप ज़्यादा है, वहाँ पे कोई एडजस्ट हो सकता है एलिमेंट, तो उन्होंने उसकी डिस्कवरी कर दी। जैसे मान लो कि उस टाइम पे जर्मेनियम नहीं था, गैलियम नहीं था, और इनके ऊपर क्या आता था, एल्यूमिनियम आता है, और यहाँ पे सिलिका आता है। तो इन्होंने ये बताया कि एक एलिमेंट ऐसा आएगा यहाँ पे, और उसकी जगह छोड़ी, पीरियड टेबल में एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो एल्यूमिनियम के नीचे आएगा, और उसकी प्रॉपर्टी वो है जो ये जो ग्रुप है उसके साथ मैच करेगी। ऐसे ही सिलिकॉन के आगे आएगा कि ऐसे एलिमेंट आएंगे। अब नाम तो नहीं बता सकते भाई, नाम कैसे बता सकते हैं। मान लो आपके पड़ोस के घर में कोई बच्चा हुआ छोटा, उसका नाम आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, वो अलग बात है, बड़ा हो गया, आपका दोस्त बन गया, तो आप उसको किसी नाम से बुला सकते हो, ओए ओए कुछ भी अपना कॉमन नाम रख के। लेकिन जो स्कूल वाला नाम है वो तो पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे, आप कैसे करोगे। तो जिसने एलिमेंट खोजा है नाम तो वही बताएगा, या फिर कमेटी बताएगी जो डिसाइड कर रही है एलिमेंट है या नहीं है। तो नाम कैसे रखे, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर जो एलिमेंट था उसी के क्या कर दिया, एका लगा दिया, और इसका नाम रख दिया एक का एल्यूमिनियम, फिर एक का सिलिकॉन, इस तरीके से EKA नाम लगा दिया, और ये ऊपर वाला नाम रख दिया, और बता दिया कि इसके नीचे आएगा वो, और इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। वैसे ही जो जर्मेनियम है वो सिलिकॉन के नीचे आएगा, तो उसके नाम के आगे एका लगा दिया सिलिकॉन के, और नाम रख दिया। तो इनकी एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इसके बाद में जब गैलियम और जर्मेनियम फाइंड हुए तो उनको ये ज़रूरी नहीं पड़ी, एक तो प्रॉपर्टी चेक कर ली कि नहीं ये बता के गए थे इनका एटॉमिक मास इतना है, और वहाँ से क्या ये हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली आने वाले साइंटिस्ट को। ये इनका एक मेरिट था, ये सिस्टमेटिक अरेंज किया। अब अगर डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे बड़ी जो डीमेरिट्स थी वो इसी को लेके थी एक तो, और एक डीमेरिट्स तो आज तक भी घूम रही है कि हाइड्रोजन को अरेंज नहीं कर पाए। अब हाइड्रोजन एक छोटे बच्चे की तरह है, छोटा ही है, मास भी कमी है, घूमता रहता है, हर कहीं बदमाशी करता रहता है, कोई कुछ नहीं कह सकता उसको, सबका लाडला होता है। वैसे ही हाइड्रोजन किसी के साथ अरेंज नहीं हो पा रहा है अभी तक भी, ये ऐसे ही घूम रहा है लावारिस। इसको कहीं भी अरेंज कर सकते हो आप, अभी भी जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें अरेंज कर सकते हो आप। इसके साथ ये प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, उसके साथ भी खेल रहा है, यहाँ भी बात कर रहा है, ये म्यूचुअल फ्रेंड की तरह है जो हर किसी के अकाउंट में मिल जाएगा। वैसे ही इन्होंने क्या किया, एक तो हाइड्रोजन को ये सही से प्लेस नहीं दे पाए, पहले डीमेरिट्स, यानी इनकी लिमिट्स की इनकी कमियां क्या क्या है। वैसे तो किसी की कमी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई की तरह से देखें तो पूछ लेते हैं। तो हाइड्रोजन इसको सही स्थान नहीं दे पाए। दूसरा, आइसोटोप फाइंड हुए। अब आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप ये होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन के 3 आइसोटोप मिल जाते हैं, 6C12 है, 6C13 और 6C14। इस तरीके से इसके 3 आइसोटोप मिल जाते हैं। वैसे ही नाइट्रोजन के मिल जाएंगे 2, ऑक्सीजन के मिल जाएंगे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिल जाएंगे, 1H1, 1H2 और 1H3। अब आइसोटोप को देख लेते हैं एक बार, ये कुछ नया वर्ड है कि आइसोटोप क्या था। आइसोटोप का मतलब है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो एलिमेंट आइसोटोप होते हैं। अब इससे किसी एलिमेंट का अगर हम देखें कि उसको किस तरीके से अरेंज करें, जैसे ये H है, यहाँ पे 1 है और ये 1 है, तो ये ऊपर वाला जो यहाँ लिखा होगा ना, जैसे x को लेके देख लेते हैं, x के लिए हमारे पास ZA और A, तो यहाँ पर जो लिखा होगा वो तो क्या होगा, एलिमेंट का सिंबल। सिंबल कैसे, जैसे हाइड्रोजन का हम H कहाँ में लेते हैं, सोडियम का Na, लिथियम का Li, बोरोन का B, ये सिंबल है इनके। और यहाँ पर जो Z दिख रहा है वो क्या है, इनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और अगर स्टेट न्यूट्रल हो, यानी वो न्यूट्रल यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उस स्थिति में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी ले सकते हैं। और A का मतलब क्या होगा, यहाँ एटॉमिक मास, ये जो यहाँ पर लिखा होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। तो इनको आइसोटोप को देखो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, परमाणु क्रमांक, बट ये डिफरेंट है। अब अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कार्बन ही 3 जगह ले लेगा, कार्बन ही 3 जगह ले लेगा अलग अलग, जबकि पीरियड टेबल में ऐसा कुछ था नहीं। तो वहाँ पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। अब आपकी जब कमी दिखती है तो आप पे हर कोई कमेंट कर जाता है, रिश्तेदार भी आके। वैसे ही यहाँ पर तो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, कमेंट कर दिया कि भाई इनके लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए, दी क्यों नहीं, 2 तो बाहर खड़े हैं भाई, आपने जैसे अरेंज किया उसके हिसाब से 3 जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो शीट ही एक दी है, 2 कहाँ जाएंगे,
छत पे बैठना अलाउड नहीं है बस में, जगह दो हमें 3। तो यहाँ पर जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, हाइड्रोजन के लिए भी 3 जगह चाहिए, वैसे नाइट्रोजन के 2 हैं तो उसको भी 2 चाहिए, ऑक्सीजन का 2 है तो इस तो बहुत सारी होगी, पीरियड टेबल बहुत बड़ी हो गई। तो एटॉमिक मास को लेना यहाँ थोड़ा सा भारी पड़ गया था। तो यहाँ पर कार्बन के लिए 3 जगह, हाइड्रोजन के लिए 3 जगह, इस तरीके से। तो इनकी ये पीरियड टेबल का एक डिमेरिट ये भी था, एक लिमिट ये भी थी, कमी, कि ये आइसोटोप्स जो है एटॉमिक मास के चलते उनको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आइसोटोप के लिए क्या जगह होगी, क्या करेंगे, और जब जवाब नहीं दे पाते तो बोलती बंद हो जाती है, फिर उसको फेल्योर माना जाता है। अब जवाब का मतलब ये भी नहीं है कि कोई गाली निकाल के आ जाए, हर किसी को कुछ बोल के आ जाए, जवाब भी सही मैनर्स में देना चाहिए। ये मेंडलीव की कमी होगी, हाइड्रोजन को सही से जगह नहीं दे पाए, आइसोटोप की वजह से हो गए, एटॉमिक मास के चलते। फिर एक चीज़ और हुई, ये इनर्ट गैस भी फाइंड हो गई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, ये वाली जो गैसें थी ये भी धीरे धीरे फाइंड होना स्टार्ट हुई। और ये फाइंड करता कौन है? हम अगर ये सोचें तो क्या इसके बिना भी हम जीवित रह सकते? हाँ, लेकिन ज़रूरी होता है कि हम कुछ नई चीज़ करते जाएं, जैसे हमें नई चीज़ मिले, तो वो लोग फाइंड करते रहते हैं। वरना सोचो, हम आराम से गुफा में रह रहे होते, खाना खा रहे होते और शिकार कर रहे होते गुफा से निकल के जब भूख लगती, और झिंगा लाला वो कर रहे होते, तो कितना अच्छा होता। ये सब पढ़ना ही नहीं पड़ता, चल ही नहीं रही होता हमारा ये, नोबल गैसेज वगैरह कुछ नहीं था। उनको मतलब यही था, भाला बनाया, किसी के मारा, शिकार किया और खा लिया, सो गए, यही काम था। पत्ते लपेट के आराम से, फिर पता चलता बकरी आ गई, पत्ते खा गई, हमारी ट्रेस ही ख़त्म हो गई। इस तरीके से कहानियाँ होती, जानवर आया, पत्ते खा गया, फिर हम उसको खा जाते, तो ये वाली कहानियाँ हो जाती। फिर अब मेंडलीव ने जब कर दिया है स्टार्ट, डोबेराइनर ने किया, ट्राइड्स रूल दिए, न्यूलैंड ने किया, ऑक्टेव रूल दिया, मेंडलीव ने किया, एटॉमिक मास पर दिया। अभी तक जो रूल चल रहे थे वो सारे के सारे एटॉमिक मास पर थे, और ये इनकी थोड़ी सी मिस्टेक्स ही चल रही थी एटॉमिक मास, आइसोटोप की वजह से, इन सब की वजह से। उसके बाद में आए हेनरी मोजले। आज हम जो पीरियड टेबल पढ़ते हैं ना, मॉडर्न पीरियड टेबल, हेनरी मोजले ने क्या किया, जो मेंडलीव की कमियाँ थी उनको सुधारने की कोशिश की। क्या क्या कमियाँ थी? हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाए, उसके बाद में आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके बाद में जब इनर्ट गैसेज फाइंड हुई 63 एलिमेंट के अलावा, तो उनको भी वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनको बोल दिया कि नहीं, इनको जीरो ग्रुप में रख दो। जीरो में क्यों? क्योंकि इससे से रिएक्शन नहीं करती ये वो, लेकिन एक सही तरीका नहीं हुआ, वापस अरेंज करने की ज़रूरी थी। तो फिर हेनरी मोजले ने ट्राई किया कि नहीं, चलो मेरे को भी दो, मैं भी खेलता हूँ। और फिर हेनरी मोजले ने हमारी और थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा दी, सिलेबस को बढ़ा के। तो ये हमारे एक तरीके से एनिमी हुए, बढ़ाते जा रहे हैं सिलेबस। फिर कोई आएगा, नई रिसर्च कर जाएगा, आप लोगों में से कोई निकलेगा जो नए एलिमेंट खोज देगा, आपके नाम पे रखा जाएगा। वैसे ही हेनरी मोजले ने कोशिश करने की। हेनरी मोजले ने हाइड्रोजन को जगह दी थोड़ी सी, लेकिन अभी भी वो ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, वो छोटे बच्चे की तरह ही है, खेल रहा है मस्ती से, हर किसी गोद में, हर ग्रुप में किसी न किसी में अटैच हो रहा है वो 2-3 जगह। हेनरी मोजले, इन्होंने जो आज की मॉडर्न पीरियड टेबल हम पढ़ते हैं उसमें पीरियड कितने हैं? उसमें पीरियड है 7, यानी 7 जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसे 7। उसके बाद में ग्रुप कितने हैं? 18। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है ये नील्स बोर वगैरह ने बनाई है। हेनरी मोजले ने तो वैसे ही कुछ ऐसा रूप दिया था जैसा मेंडलीव ने दिया था, बट वो सब ग्रुप में डिवाइडेड था। तो इनको इस तरीके से पढ़ते हैं, वो ज़्यादा इजी है। आज का जो हम रूप देखते हैं पीरियोडिक टेबल का, कि ये जो है वो एस ब्लॉक है और ये जो है वो डी ब्लॉक है, फिर उसके बाद में ये पी ब्लॉक आ जाता है। ये जो बीच में बनाया हुआ है ये तो हो गया एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, और एक नीचे और बनाया हुआ है 28 एलिमेंट का, उनको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। ये था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइनें थी ना, ये तो क्या बन गए? ये तो बन गए, यहाँ से अगर इस तरीके से करेंगे तो ये तो हो गया ग्रुप। और ये अगर हॉरिजॉन्टल की लाइन की बात करें ऐसे, तो ये क्या हो गए? ये हो गए यहाँ पर पीरियड्स, ये पीरियड्स हो गए और ये ग्रुप हो गए। अब इन्होंने स्टार्टिंग में इनका रोल क्या था, अब हेनरी मोजले का, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, रिसर्च की प्रोटॉन वगैरह पे, और इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा फंडामेंटल
बेसिक्स यूनिट है वो ज़्यादा बेस्ट है इलेक्ट्रॉन मास के कंपैरिजन में। तो इन्होंने रूल दिया एटॉमिक नंबर को लेके, एटॉमिक नंबर जो मॉडर्न पीरियड टेबल का रूल है वो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और ये इनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि दिखी, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के दो नहीं होते, सबका एक ही होता है एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने ये बताया कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन होगी। इट मीन्स एक नंबर के बाद में वापस रिपीट होगा। जैसे मेंडलीव ने एटॉमिक मास को लेके बताया था, सेम वैसा ही, केवल एक चेंज किया इन्होंने और उससे थोड़ा बहुत सही भी हुआ। और उस टाइम तक एलिमेंट काफ़ी फाइंड हो चुके थे तो उनको अरेंज करना भी ज़रूरी था, डी एफ ब्लॉक आ चुके थे। तो एटॉमिक मास के कैसे ऑर्डर में किया, इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में। अब इन्होंने ग्रुप और पीरियडिक कौन से बताए वो बना देते हैं कि सबसे पहले इन्होंने 18 पीरियड बनाए, 18 ग्रुप बनाए, सॉरी पीरियड कितने थे 7 और 18 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कंप्लीट 18 ग्रुप में यूनिट गैसेज रख दिया आराम से लास्ट में कि हाँ तुम लोग जो है वो लास्ट में बैठे रहो। रख दी क्या, अरेंज किया तो उसी टाइप से प्रॉपर्टीज़ हुई। एक ग्रुप लेके बात करते हैं, जैसे पहले वाला ग्रुप उसमें क्या रखी इन्होंने, एल्केली मेटल्स रखी। एल्केली मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, विस्फोट कर सकती है। जैसे सोडियम है, बहुत छुपा के रखना पड़ता है इसको, जेब में नहीं, केरोसिन में, पता चले जेब में रखा, जेब ही नहीं है, फट गया, क्योंकि ये रिएक्टिव थे बहुत ज़्यादा। सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, आग पकड़ लेते हैं ये, आग रखोगे तो। रुबिडियम, सीजियम और लास्ट में एक फ्रांसियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। स्टार का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है स्टार लगा हुआ है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लिथियम, अब इनके ऊपर एक और था एलिमेंट हाइड्रोजन। अब अगर बात करें तो हाइड्रोजन तो मेटल ही नहीं है, नॉन मेटल है, और ये सारी की सारी क्या है, मेटल है। ये सारी की सारी क्या है, मेटल है। तो पहले तो ये डिफरेंस हो गया कि इसको यहाँ रखा है क्यों, सबसे बड़ी दिक्कत लास्ट में भी रखेंगे, अभी देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पहले ग्रुप में एल्केली मेटल्स को रखा। क्षारीय धातु बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, रीजन क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्केली नेचर के यानी बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु या फिर एल्केली मेटल। सोडियम और पोटेशियम को इतने ज़्यादा कोमल होते हैं कि चाकू से काट सकते हैं, पनीर नहीं होता कट कर रहे होते वैसे ही नॉर्मल होते हैं। और अगर आप हथेली में रखोगे, मान लिया केरोसिन में आपने बड़ा नहीं लेते हैं, चावल के दाने जितना लेते हैं, और आपने हथेली में रखा, जैसे ही केरोसिन क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है, एनवायरनमेंट में आएगा तो उड़ जाएगा। तभी तो देखा है आपने कि जो केरोसिन वगैरह होते हैं या पेट्रोल जैसे आप डलवाते हो, तुरंत पहले टंकी बंद करते हो, फिर बाद में पेमेंट करते हो। आप पहले लेना चाहिए, क्या पता भाग जाए डलवा के, वो हो सकता है ना। तो क्या करते हैं, क्यों करते हैं वो, क्यों वोलेटाइल नेचर के होते हैं, वो उड़ जाएगा। इसीलिए जैसे ही आप केरोसिन को आपने रखा हथेली पर तो वो क्या हो गया, वो तो वोलेटाइल हो गया, बचा क्या, सोडियम तुरंत ही एयर से रिएक्शन कर लेता है और जल जाता है। सोचो आप किसी को जादू दिखा रहे हो, बता रहे हो कि नहीं ये जो चावल का दाने जितना लिया उसकी शेप का, कि ये चावल का दाना जो है वो जल जाएगा तो तेरी मुसीबत ही मुसीबत है। जादू दिखा सकते हैं हम किसी को भी, इसको नहीं पता हो तो ऐसे हो सकते हैं, कई जादू दिखा सकते हैं कि नहीं आपके घर में मुसीबत है, आप लोग जो है वो कुछ करवाइए। या फिर ये हो सकता है कि नहीं तेरा ही वो काम बनेगा कि नहीं बने, कर सकते हैं ऐसे सोडियम को लेके हम। लेकिन ये पहले करते थे, आजकल सब लोग अवेयर हो गए इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इनको हम किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। उसके बाद में सेकंड जो ग्रुप था उसको हम बोलते हैं एल्केली अर्थ मेटल। कौन कौन थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारी की सारी एलिमेंट थे। उसके बाद में डी ब्लॉक आ जाता है। उसके बाद में बोरोन फैमिली आती है। इनका नाम स्पेशली क्यों नहीं रखा जैसे एल्केली मेटल, इनका नाम तो वैसे ही रख दिया जैसे फर्स्ट एलिमेंट था ना उसके बेसिस पर ही, कि पहले कौन आता है, बोरोन आता है, तो बोरोन फैमिली रख दी। उसके बाद में कार्बन फैमिली आती है क्योंकि पहला कार्बन है एलिमेंट, कार्बन फैमिली। उसके बाद में नाइट्रोजन फैमिली आ गई, पहला नाइट्रोजन है। उसके बाद में ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली का एक नाम हो रहा है चाल्कोजन।
उसके बाद में आ गए ये फ्लोरीन वाली, लेकिन फ्लोरीन फैमिली नहीं, इनको हेलोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलोजन। रीज़न क्या है? क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? सोल्ट फॉर्मेशन का होता है। ये किसी के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाते हैं। आपके पास जो मैक्सिमम सोल्ट मिलेंगे ना, वो क्लोराइड के, फ्लोराइड के, इनके होते हैं। सुन भी रखा होगा, पानी में फ्लोराइड आता है। फ्लोराइड अकेला नहीं आता है, ये सोल्ट की फॉर्म में आता है। इसलिए आज लोग फ़िल्टर बिक रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं 6-6 फ़िल्टर के। तो वो कौन सी फैमिली हो गई? हेलोजन होगी। रीजन क्या है? ये सोल्ट फॉर्मर है। उसके बाद में इनर्ट गैसेज है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, सारी कौन सी है? इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज या अक्रिय गैसेज, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, इनको क्या बोलते हैं हम? नोबल गैसेज। ये हो गई इनकी बात। फिर आता है नीचे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्या होता है? यहाँ एक लेंथेनम होता है और एक होता है एक्टिनम। इन्हीं का फॉर्म है कि लेंथेनॉइड फर्स्ट सीरीज 14 एलिमेंट, फिर एक्टिनॉइड 14 एलिमेंट। ये अरेंज नहीं हुई, ये कमी भी हो गई कि हमें दो याद रखनी पड़ रही है। मतलब ही क्या हुआ फिर अरेंज करने का? पता चले कि हम चाहते थे कि हमारे एक ही हाथ में सामान रहे और हमने 2 थैले बना लिए भारी भारी। कैसे हो सकते? एक ही थैले में अरेंज करना था ना, वैसे ही एक ही जगह करना था, ये तो अलग बना दिया आपने। तो ये एक डिमेरिट भी हो गई, इसकी कमी भी हो गई कि मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या है? एफ ब्लॉक को अलग से जगह दी गई है। इसका भी कोई समस्या निकाले तो फ्यूचर में फिर कोई आएगा हमारी दिक्कत बढ़ाने। ये इनकी बात होगी। अब इसके अंदर क्या है? बहुत सारे एलिमेंट हो गए। उन एलिमेंट्स के बारे में जो स्टडी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।